हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम फिर बहुत दिनों के बाद आप लोग से मिल रहे हैं। इसकी मांग भी थी और आवश्यकता भी ऐसा लग रहा था कि क्योंकि बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है, मेंस एग्ज़ाम, वो 29 दिसंबर से शुरू होने वाला है। और कुछ दिन पहले ही इसका रिज़ल्ट जारी हुआ है। जिन लोगों का हुआ है उसमें बहुत सारे ऐसे हैं कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव टर्म में याद किए हैं और वो तो पीटी निकाल लिए हैं, लेकिन मेंस की तैयारी उसको सही से नहीं हो पाया है। तो ऐसा अधिकतर विद्यार्थियों में ऐसा देखा गया है। तो हम भी एक विद्यार्थी हैं, तो इसलिए हम ऐसा चीज़ समझते हैं कि कौन कौन सी परेशानी उसमें आती है। तो हमने आप लोगों से शुरू से ही वादा किया है कि हिस्ट्री ऑप्शनल के बारे में पहले ही बताए हैं और कोशिश करता हूँ इसको जारी रखने का भी। हम कोशिश करेंगे कि 20 से 25 दिसंबर तक जो हिस्ट्री ऑप्शनल है आपका, वो मेंस राइटिंग के तहत पूरा हो सके। और आधुनिक भारत तक तो सबके लिए समझ जाएगा, लेकिन बीपीएससी के लिए थोड़ा वर्ल्ड हिस्ट्री जो है तो उसमें थोड़ा यूपीएससी के लेवल से थोड़ा कम आती है, तो उसको हम थोड़ा शॉर्ट करके देखेंगे, लेकिन देखेंगे ज़रूर। तो ये हिस्ट्री ऑप्शनल जो भी विद्यार्थी लिए हैं तो उसके लिए तो मतलब कि अभी तत्काल के लिए तो ठीक ही है, लेकिन जो 68वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या आने वाले समय में भी कभी भी कर सकते हैं, तो पीटी की भी तैयारी साथ में हो जाएगी, मेंस की भी तैयारी हो जाएगी, लेकिन साथ में ही करना ज़्यादा बेटर होता है। लेकिन अभी जो व्यक्ति तैयारी नहीं किए हैं तो उसको हम बताते चलेंगे ताकि आपको तेज़ी से क्या कर सके कि मेंस राइटिंग की तैयारी कर सके। आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, 1 मंथ ही समय है और 1 मंथ समय में ही आपको मतलब कि पूरे सब्जेक्ट तैयारी करना। सब्जेक्ट की तैयारियाँ तो है आपके पास, लेकिन आपको उसको लिखना कैसे है ये आप लोग को बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जिसको कम मालूम होता है। थोड़ा सा इधर उधर रिसर्च करके भी देखते हैं, लेकिन थोड़ा भी कॉन्फिडेंस ऐसा नहीं बन पाता है कि हम उसको लिख सके। तो हम कोशिश करेंगे कि उसको थोड़ा मतलब कि बढ़ोतरी करे, आपके जो प्रयास है उसमें थोड़ा सा बढ़ोतरी करने का काम हम करेंगे। और तो हम देखते हैं कि आपने जो ऑब्जेक्टिव याद किया हिस्ट्री में, उसी को हम सब्जेक्टिव टर्म में कैसे बदलेंगे, उसको ध्यान में रखकर हम क्या करेंगे। आज इससे पहले हमने क्या किए थे कि वैदिककालीन अर्थव्यवस्था तक बता दिए थे, तो आज हम राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बातचीत करेंगे। और हम आपको बताएंगे कि वो जो ऑब्जेक्टिव आपने याद किया है अभी तक, क्योंकि बिना ऑब्जेक्टिव याद किए हुए तो आप परीक्षा में सफल हो ही नहीं सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव जो याद किए हैं उसी को सब्जेक्टिव कैसे बदलना है। आपने जो ऑब्जेक्टिव याद किया वो सभी उदाहरण है और उसको सब्जेक्टिव फॉर्म में बदलना है, और सब्जेक्टिव फॉर्म में प्रश्न के अनुसार बदलना है। प्रश्न क्या कर रहा है उसी के अनुसार हमें बदलना है। तो प्रश्न जैसा जैसा मांगेगा वैसे वैसा हमें लिखना है। ऐसे भी बीपीएससी में उतना तो अभी घुमाया नहीं जाता है प्रश्न, लेकिन तब पर भी हम आशा मान के चलेंगे कि घुमाता प्रश्न जरूर है। थोड़ा सा उनके गूगली को भी देख लिया करेंगे कि कुछ गूगली फेंकेंगे तो उसको भी देख लेंगे। जो समझ गया, क्वेश्चन समझ गया, अगर उसको थोड़ा सा भी मालूम है तो वो लिख लेता है। तो लगभग 6 क्वेश्चन का लगभग आंसर देना होता है। ये कि मतलब कि आप क्या कर सकते हैं पेपर 1 में जो है, तो पेपर 1 में कह सकते हैं कि एक ही पेपर है हिस्ट्री ऑप्शनल का, खास करके बीपीएससी में। यूपीएससी में 2 हो जाता है, तो एक में ही क्या करना है कि जो पहला टर्म हुआ है उसी में, तो पहला टर्म में जो है प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत रहता है, और दूसरा टर्म में रहता है आधुनिक भारत और विश्व इतिहास रहता है। तो ये इसको कैसे मतलब हम तेज़ी से क्या करेंगे कि 20-25 दिन कोशिश करते हैं, क्योंकि हिस्ट्री बहुत बड़ा लार्ज सब्जेक्ट है, लेकिन तब पर भी आपने जो ऑब्जेक्टिव याद किया है उसके लिए आसानी हो जाएगा इसको तैयारी करना। तो हम देखते हैं राजनीतिक व्यवस्था। आपने राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, वैदिककालीन राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बहुत सारा चीज़ पढ़े होंगे, तो उसी को हम सब्जेक्टिव में बदलेंगे। अब वैदिककालीन राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, आपने बहुत सारा पढ़ा होगा, बहुत सारा टर्म पढ़े हैं, लेकिन आप ऐसा मान के चलिए कि आपका एक परिवार है। जैसे परिवार में क्या होता है कि गोतिया होता है, तो गोतिया मिलने के बाद बहुत सारा टर्म होता है। लगभग क्या कह सकते हैं कि 40-50 आदमी का समूह बन गया। तो 40-50 आदमी के समूह में मुखिया कौन सा होगा? जो वरिष्ठ नागरिक होंगे या जिसको लगता है आप लोग कि वो परिवार को संभाल सकता है, तो उसको हम मुखिया बना देते हैं। उसके बाद उसमें जो मतलब कि शरीर से ताकतवर होगा तो वो सैनिक कार्य में लग जाएंगे ना। कर उसमें मतलब कि आप कह सकते हैं कि आपके पास रुपया कमाने के लिए उतना व्यवस्था नहीं है, तो कैसे प्रकार के घूम के मांग के खाते हैं, या क्या कर सकते हैं कि जंगली जानवर की शिकार करके खाते हैं। तो ये परिवार का उस समय जो था, वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था हम देख रहे हैं। इससे पहले हमने पढ़े थे, आर्य के बारे में पढ़े थे, तो आर्य का ही कहानी है। तो आर्य क्या था कि कबीलाई समूह बन के छोटे छोटे कबीला के रूप में भारत की तरफ आ रहे हैं।
तो कबीला के समूह में ही क्या हो रहा है कि राजनीतिक व्यवस्था कैसा होगा। अब एक छोटा सा परिवार में है तो उसमें कैसा राजनीतिक व्यवस्था हो सकता है। ऐसा थोड़ी होगा कि आज के संसदीय प्रणाली की तरह जैसा थोड़ी होगा। उसमें व्यवस्था कैसी थे कि आप लोग पढ़े होंगे कि कबीलाई व्यवस्था था ना। कह सकते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था कबीलाई संरचना पर आधारित है। पर आधारित। आपने भी याद किया है कि कबीलाई संरचना, ये तो आप बार बार पढ़े होंगे उसमें। हमने सिर्फ उसको सब्जेक्टिव फॉर्म में बदलेंगे और हम बताएंगे कि कैसे प्रश्न का भी हल करना है। तो कबीलाई संरचना पर आधारित है। उसके बाद राजा की पहचान क्या कह सकते हैं कि जनों से थी। जनों यानी लोगों से थी और उन्हें जनस्य गोप कहा जाता था। जनस्य गोप, अभी ये भी पढ़े होंगे, जनस्य गोप कहा जाता था। तो उस समय जनस्य गोप ये भी पढ़े होंगे आप। तो यही इसी को हम आगे बढ़ाएंगे कि राजा की स्थिति उस समय क्या थी। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि राज की स्थिति देखते हैं। तो राज उस समय कैसा था। तो राज कैसा था, तो राज उस समय जो था कि सबसे पहले कि राज क्षेत्र पर आधारित नहीं था। क्षेत्र पर आधारित नहीं। उस समय जो राज था क्षेत्र पर आधारित नहीं था। किस पे था, जन पर। उस समय राज्य जो था वो क्षेत्र पे आधारित नहीं था। किस पे था, जन पे आधारित था ना। कर की व्यवस्था नहीं थी। एक कर की व्यवस्था के बारे में आप सुने होंगे, बलि नामक कर की जो चर्चा उस समय मिलती है वो भी एक प्रकार का क्या था, स्वैच्छिक कर। एक प्रकार का स्वैच्छिक कर देखने को मिलता है। उसके बाद राज्य में और क्या हो सकता है ना, तो राज की व्यवस्था पहले देख लेंगे, उसके बाद राजा की व्यवस्था देख लेंगे। कर प्रणाली तो इसी में आ जाएगा, राज की व्यवस्था में ही आ जाएगा ना। तो राज्य क्या है, क्षेत्र पे आधारित नहीं है, किस पे है, जन पे आधारित। यानी आदमी अस्थिर होगा तब ना। आदमी जब अस्थिर ही नहीं है, जब एक ही जगह अस्थिर होगा तभी न क्या होगा कि क्षेत्र पर आधारित होगा। ऐसे राज्य के मतलब हम राजनीतिक व्यवस्था जब पढ़ते हैं तो किसी भी राज्य के लिए जो होता है कि कुछ प्रमुख तत्व होते हैं। प्रमुख तत्व में आ जाता है कि उसके पास क्षेत्रफल होना चाहिए, उसके पास जनसंख्या होना चाहिए, उसके पास संप्रभुता होना चाहिए। तो ये सब कैटेगरी है राज्य का। तो उस समय क्षेत्र पर आधारित हो ही नहीं सकता, क्योंकि आदमी क्या हो रहा है कि उत्तर पश्चिम से धीरे धीरे पूर्व की तरफ कबीलाई समूह बढ़ रहा है। तो क्षेत्र पर आधारित कैसे होगा, उस समय था जन पे आधारित था। उसके बाद कर की विकास, कर प्रणाली का विकास नहीं था। बलि नामक एक कर की सूचना मिलती है तो वो भी एक प्रकार का स्वैच्छिक कर था। उसके बाद ये जो मतलब कि उस समय कह सकते हैं कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई परिवार था। परिवार क्या था, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई। उसके बाद होता था ग्राम, उसके बाद होता था बीस, उसके बाद होता था जन। और जन ही क्या होता था, यही सर्वोच्च इकाई होता था। और राज्य को उस समय जन कहा जाता था। और आप देखेंगे कि ऋग्वेद में जन की चर्चा, हम सबसे पहले वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था में सबसे पहले हम ऋग्वेद के देख रहे हैं, ये ध्यान रखना है। ऋग्वेद के देख रहे हैं, वैदिक काल, ऋग्वेदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था देख रहे हैं। उसके बाद हम क्या देखेंगे, उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था देखेंगे। ये ऋग्वेदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था चल रहा है, ये ध्यान में रखकर चलना है। तो परिवार होता था सबसे छोटी इकाई, उसके बाद ग्राम होता था, ग्राम के बाद 20 और 20 के बाद जन। और जन की चर्चा आप देखेंगे कि ऋग्वेद में जन की चर्चा जो है, जन नामक शब्द की चर्चा 275 बार किया गया है। तो उसके बाद जनपद जैसे इकाई का विकास नहीं हुआ था। जनपद जैसे इकाई का विकास नहीं होने के कारण इसका एक बार भी इसका चर्चा नहीं होता है। तो इसी के आधार पर कहा है कि यह क्षेत्र पर आधारित नहीं, जन पे आधारित था। और जन ही क्या होता था, सर्वोच्च होता था, सर्वोच्च सत्ता। और इसी पे राजा शासन करता था ना। राजा के बारे में इसके बारे में देखेंगे। तो ये जन हो गया। अब देखते हैं कि इसका जो प्रमुख होता था, परिवार का प्रमुख को कहा जाता था कुलपति। कुलपति या कुलप कहा जाता था इसको। ग्राम का ग्रामनी
बिस्क बिस्पति ना, और जन इसका होता था राजा ना। तो ये आप कहेगा कि इसमें ये जो ग्रामणी हो गया, बिस्पति हो गया, राजा हो गया, तो ये सभी राजा के जो मतलब कि सहयोगी संगठन होते थे, उसमें ये सभी काम करता था ना। जैसे मतलब कहा जाएगा कि उस समय कौन कुछ मंत्री पद था ना, तो मंत्री पद में यही सब चलता था ना। राजा के प्रशासन में सहयोग करने के लिए ग्रामणी होता था, बिस्पति होता था, राजा होता था ना। राजा तो खुद हो ही गया। उसके बाद ब्राजपति, ब्राजपति नाम का एक चर्चा मिलता है। ब्राजपति होता था चारागाह का प्रमुख, चारागाह का प्रमुख ब्राजपति हो गया ना। उसके बाद आपको पूरप मिलता था, पूरप हो गया, पुरोहित हो गया ना। तो ये सभी आपको राज्य में मिल सकता है ना। ये सभी आपने पढ़ा है, आपने जो भी ऑब्जेक्टिव टर्म पढ़ा है ये सभी आपने पढ़ा है। ऐसा बात नहीं है कि कोई नहीं पढ़ा होगा, ये सभी आपने पढ़ा है। अब इसको हम सब्जेक्टिव में क्वेश्चन लेंगे कुछ। सबसे पहले थोड़ा ऑब्जेक्टिव वाला टर्म देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे इस चैनल पर नए होंगे जिनको ऑब्जेक्टिव भी तैयारी करना है, तो वो ऑब्जेक्टिव भी हम थोड़ा बताते हुए चलते हैं और आपको रिवीजन भी हो जाएगा, साथ में आप सब्जेक्टिव भी तैयारी कर लेंगे। जो मतलब कि कह सकते हैं कि अभी तैयारी ही कर रहे हैं, अब 68वीं बीपीएससी की तैयारी करिए या कोई भी अन्य पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो साथ में तैयारी दोनों का हो रहा है ना। उसका पीटी का भी तैयारी हो रहा है, उसका मेंस का भी तैयारी हो रहा है ना। तो ये हो गया। आपको जिसको लिखना है वो थोड़ा वीडियो रोक के लिख सकते हैं। तो ये हो गया राज्य का। अब राजा क्या होता था? राजा को हम क्या कहते थे? जनस्व गोप कहते थे ना। राजा का कर्तव्य क्या होता था? तो राजा का कर्तव्य भी आप लोग जानते होंगे कि राजा को कर्तव्य कबीला का रक्षा करना होता था ना, और अपने कबीले के नागरिकों मतलब कि कह सकते हैं कि युद्ध में सबसे पहले होता था, सबसे पहले राजा का कर्तव्य लिख देते हैं। राजा का कर्तव्य होता था कि युद्ध में अपने कबीले का नेतृत्व करना। दूसरा होता था कबीले के लोगों की रक्षा करना, कबीले के लोगों की रक्षा। क्या है कि उस समय युद्ध के बारे में मतलब कि ऋग्वेद में बहुत सारा युद्ध का भी वर्णन है। बहुत सारा युद्ध में एक युद्ध बहुत ज़्यादा फेमस है जिसको कहा गया दशराग्य युद्ध। दशराग्य युद्ध ये हुआ था पुरुषनी नदी के तट पे हुआ था। पुरुषनी नदी के तट पर ऐसा वर्णन मिलता है कि पुरुषनी नदी के तट पर भरत जन के जो राजा थे सुदास और अन्य 10 जन के युद्ध उसके साथ हुआ था, जिसमें भरत जनों की जीत हुई थी, यानी राजा सुदास की जीत हुई थी। और ये जो लड़ाई लड़ा गया था वो पुरुषनी नदी के तट पे लड़ा गया था, जिसको वर्तमान में रावी नदी कहा जाता था। तो ये सभी आप पढ़े हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़े हैं, सभी आप पढ़े हैं। अब हम बताएंगे मतलब कि ये थोड़ा ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, उसके बाद हम बताएंगे कि कैसे कैसे उसको राइटिंग में कैसे बदलना है उसको ना। तो ये पुरुषनी नदी हो गया। बहुत सारा युद्ध की वर्णन मिलता है, सबसे ज़्यादा फेमस युद्ध है। उसके बाद युद्ध शस्त्र की बात कर सकते हैं। तो युद्ध शस्त्र में आप सकते अश्व की चर्चा है, रथ की चर्चा है ना। उसके बाद कवच की चर्चा है, धनुष बाण की चर्चा है, धनुष बाण की चर्चा। तो ये सभी युद्ध सामग्री है। ये सभी क्या है? युद्ध सामग्री। युद्ध सामग्री हो गया ना। राजा का कर्तव्य हो गया। उसके बाद राजा को जनस्व गोप कहा जाता था। अब राजा की निर्वाचन कैसे होती थी ना, तो प्रायः माना जाता है कि ये वंशानुगत था। राजा का पद वंशानुगत था। कहीं कहीं निर्वाचन की सूचना मिलती है। अब राजा का पद वंशानुगत चल रहा है। अब वंशानुगत क्यों चल रहा है? क्योंकि कर प्रणाली कृषि अधिशेष है नहीं, और कृषि मतलब कि आर्यों का जीवन कैसा है? जीवन निर्वाह चल रहा है उसका ना, मतलब कि
उसकी अर्थव्यवस्था एक प्रकार की जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था, सिर्फ खाए पिए मतलब आराम रहे, उससे ज़्यादा कोई अधिशेष उत्पन्न हो नहीं रहा है। और अधिशेष उत्पन्न होगा नहीं तो कर मिलेगा नहीं, कर मिलेगा नहीं तो सैन्य प्रशासन का विकास नहीं होगा, और सैन्य प्रशासन का विकास नहीं होगा तो अन्य सारे कोई भी मतलब कि अधिकारी नहीं रखे जाएंगे। तो जितना भी मतलब कि अधिकारी पराया रक्त संबंध के आधार पर था, रक्त संबंध के आधार पर था, यानी ओकरे बेटा पोता सब बनते रहता रक्त संबंध के आधार पर। ये चल रहा है, रक्त संबंध के आधार पर चल रहा है ना। उसके बाद जो आप संस्था देखते हैं ना, राजा के सहयोग के लिए जो संस्था होती थी, राजा के सहयोग के लिए कौन कौन सी संस्था होती थी? सभा, समिति, विधत तथा गण। थोड़ा गौर से सुनिए, हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे इसको। उसके बाद हम मेंस का क्वेश्चन भी देखेंगे और उसको हल भी करेंगे। आपको लगेगा कि ये इतना आसान कैसे हो गया। सबसे पहले पीटी के दृष्टि से देख लेते हैं कि जो जो क्वेश्चन बन रहा है उसको हम थोड़ा देख लेते हैं। तो राजा के सहयोगी संस्था, संस्था में कौन कौन था? सभा, समिति, विदत और गण। ये क्या था? वरिष्ठ जनों की, वरिष्ठ जनों की तरह से थी। ये सामान्य लोगों की, ये जो था विदत की कह सकते हैं कि सर्वाधिक प्राचीन संस्था और साथ में लिख देना है जन सामान्य। ये जन सामान्य के लिए था। और गण में भी आप लिख सकते हैं कि वरिष्ठ नागरिक। अब सभा, समिति, विधत तथा गण, प्रायः देखा जाता था कि सभा, समिति, विदत, गण ये जो है ये राजाओं का निर्वाचन करता था कि कौन सा राजा बनेगा, कौन सा राजा नहीं बनेगा। जो हिष्ट पुष्ट देखता था उसी को राजा बना दिया जाता था। उसके बाद ये जो समिति हुआ करती थी इसमें स्त्रियां भी भाग लेती थी। सभी मतलब सभा समिति सब में स्त्रियां की भागीदारी, स्त्री की भागीदारी थी। स्त्री को नहीं छोड़ना है अपने टॉपिक में, स्त्री को नहीं। स्त्री कहाँ, स्त्री के बारे में अगर पूछ दिया जाए तो शुरू से लेकर अंतिम तक आपको बताना पड़ेगा कि भारत में स्त्रियों की स्थिति के बारे में बताइए, तो इसका चर्चा करना है। देखिए मेंस की राइटिंग में ही ध्यान रखना है कि कौन कौन से काल में क्या क्या हुआ था। ये मतलब कि एक सिलेबास ढंग से आपने ये मतलब कि ऊर्ध्वाधर पढ़ा है, क्षैतिज भी पढ़ना है, उसको मिलाना भी है कि मतलब कि एक ही आपका पूछ देगा कि राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बताइए कि क्या कह सकते हैं कि सिंधुकालीन राजनीतिक व्यवस्था से तुलना कर देगा वैदिककालीन राजनीतिक व्यवस्था, वैदिककालीन राजनीतिक व्यवस्था से आधुनिक काल की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में चर्चा कर देगा ना। हम चर्चा करेंगे, अभी क्वेश्चन बना के देखेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन इसमें बन सकता है। तो ये सब ही है ना। न्यायपालिका की चर्चा नहीं, न्यायपालिका की चर्चा नहीं। अब न्यायपालिका की चर्चा नहीं है तो इसका मतलब थोड़ी है कि सभ्य समाज होगा। कहीं कहीं गाय चुराने की चर्चा मिल रही है और उसका आरोप जा रहा है कि पनी नामक जो व्यापारी हुआ करता था वो गाय चोर हुआ करता था ना। तो ये सभी चर्चाएं ऋग्वेद में मिलता है और आप जानते हैं कि ऋग्वेदिक कालीन जितना भी मिल रहा है ये सभी एक ग्रंथ से मिल रहा है। कौन सा ग्रंथ? ऋग्वेद से। इतना सब ऑब्जेक्टिव टर्म में हो गया। अब चलते हैं हम सब्जेक्टिव में क्या क्वेश्चन बन सकता है ना। सब्जेक्टिव ये तो ऋग्वेदिक काल है, हम उत्तर वैदिक काल को भी देख लेते हैं, उसके बाद सब्जेक्टिव बनाएंगे तो अच्छा रहेगा ना। तो हम उत्तर वैदिक काल का भी देख लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, सब्जेक्टिव बनाएंगे। थोड़ा सा आप याद कर लीजिए कौन कौन सा टर्म आपने याद किया है और उसके बाद आप आराम से क्वेश्चन भी हल करेंगे, आपको मज़ा भी आएगा क्वेश्चन हल करने में। तो ये आप देखते हैं उत्तर वैदिक कालीन, उत्तर वैदिक
उत्तर वैदिक काल में की राजनीतिक व्यवस्था में क्या होगा, सब चीज तो ही होगा, राजा की स्थिति स्पष्ट क्या हो रहा है, उसको अब कहा जा रहा है कि पहले जनस्य गोप कहा जाता था, अब कहा जाता है उसको सार्वभौमिपति एकराट जैसी उपाधियों का जिक्र मिल रहा है। ये खास करके ऐत्रेय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण में क्या किया जाए कि ये अब लिख सकते हैं कि ऐत्रेय ब्राह्मण, ऐत्रेय और शतपथ, ये सभी दोनों ब्राह्मण ग्रंथ में राजाओं के 10 पीढ़ी का जिक्र। अब 10 पीढ़ी का जिक्र मिल रहा है जब, तो आप आराम से अनुमान लगा सकते हैं कि क्या हो गया था, राजपद वंशानुगत हो गया था। आप आराम से यही सब लगाना है, तो यानी इसी में लिख देना है, यानी राजपद वंशानुगत हो गया था। अब राजपद वंशानुगत हो गया था। कर की बात करते हैं तो बलि, ये तो था ही, बलि नामक कर तो है ही। उसके बाद अलग से एक भाग नामक कर की चर्चा मिलती है ना, और भाग और शुल्क, ये दोनों नाम की कर की चर्चा मिलती है, और इससे संबंधित एक अधिकारी के नियुक्त किया जाता है जिसको कहा गया भाग दूध नामक अधिकारी का जिक्र मिलता है, जो क्या करता था कि जो हिस्सा में ना जो फसल उपजा है उसमें से राजकीय हिस्सा ये अलग करता था, इसी को भाग दूध कहा गया ना। इसके लिए एक पद भी, अधिकारी का पद भी बनाया गया ना। अधिकारी आप कह सकते हैं कि अधिकारी में आता था कौन कौन अधिकारी, अधिकारी में आएगा संग्रहित्री, यही होता था उस समय कोषाध्यक्ष, उसके बाद पालगल हो गया। पालगल क्या करता था, पालगल का काम था हंसाने का काम, हंसाने का कार्य। मतलब कि अब जैसे ही क्या हो रहा है, उत्तर वैदिक काल में क्या हो रहा है कि उत्तर वैदिक काल में आर्यजन जो थे वो कहाँ आके बस गए हैं, द्वाब के क्षेत्र में बस गए हैं, और द्वाब के क्षेत्र में क्या हो रहा है, कृषि अधिशेष हो रहा है। और कृषि अधिशेष होने के कारण ही ये बलि कर मतलब कि पूरी तरह से लागू हो गया, भाग भी कर आने लगा, उसके बाद शुल्क नामक कर भी की चर्चा मिलने लगती है ना। तो ये सब किसके कारण हो रहा है, कृषि अधिशेष के कारण हो रहा है। कृषि अधिशेष होने के कारण ही ये जो है बहुत सारे अधिकारियों का जिक्र मिला, 9 रत्न की जिक्र मिलती है। अधिकारियों में कह सकते हैं कि राजाओं के पास 9 रत्न हुआ, 12 रत्नी का इसमें जिक्र है, मतलब 12 को, जैसे 9 रत्न तो ये इसके अकबर के काल में देखने को मिलता है, लेकिन 12 रत्नी के बारे में चर्चा मिलता है, यानी 12 को अधिकारी उस समय नियुक्त किया जाता था, ऐसा माना जाता है ना। इसमें संग्रहित्री आप लोगों ने पूरा याद किया होगा, पूरा याद किए होंगे, तो मतलब कि आप लोगों के पास क्या है कि बहुत सारा कह सकते हैं कि उदाहरण स्वरूप आप दे सकते हैं कि क्या कि उस समय अधिकारियों, कृषि अधिशेष होने के कारण अधिक सारे अधिकारियों ने रक्त संबंध से अतिरिक्त अधिकारियों का नियुक्ति किया जाने लगा। अब ये तो कर प्रणाली देख लिए ना। अब यहाँ पर ये सबसे छोटा होता था, ग्राम होता था, वही होगा 20 होगा, उसके बाद जन होगा, उसके बाद जनपद हो गया ना। अब जो है राज किस पे हो गया कि पहले जन पर होता था, आदमी के ऊपर होता था, अब उसमें प्यार लग गया, यानी प्यार जब जमा दिया, प्यार जम गया है, और प्यार जमने के कारण ही उसको जनपद कहा गया, और जनपद की चर्चा मिलने लगती है। और जनपद की जैसा ही चर्चा मिल गई है तो राज किसके पे आधारित हो गया, राज हो गया क्षेत्र पर आधारित। अब क्या करेगा, बड़ा क्षेत्र पर शासन करने की कोशिश करेगा, और बड़ा क्षेत्र पर शासन करने की कोशिश में कौन सा यज्ञ का आयोजन किया जाएगा, अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया जाएगा ना। तो बहुत सारे यज्ञ की भी चर्चा इसमें मिलने लगती है। कौन कौन सा यज्ञ की चर्चा मिलती है, वाजपेयी यज्ञ हो गया, राजसूय यज्ञ हो गया, उसके बाद अश्वमेध यज्ञ हो गया। तो ऊपर वाला हम साफ करें, ध्यान देना है कि हम उत्तर वैदिक राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बातचीत कर रहे हैं। राजा की स्थिति स्पष्ट होने है ना।
अब राजा को देवता बनाया जाएगा। अब देवता कैसे बनाया जाएगा अब हम दिखाते हैं आपको। अब यज्ञ की चर्चा होती है, राजा को यज्ञ कराया जाने लगा। कहा कि आपको मतलब कि एक जगह बैठने से कुछ नहीं होगा, राजा अगर लड़ाई नहीं कर रहा है तो लड़ाई जबरदस्ती करवाया जाता था किसके द्वारा? अश्वमेध यज्ञ। अब अश्वमेध यज्ञ कराता था और इसमें कहता था राजा को विस्तृत क्षेत्र पर अधिकार दिलाने के लिए। पुरोहित का काम क्या होता था? अभी ये सब आयोजन करवाया अश्वमेध यज्ञ, और राजा कहा कि विस्तृत क्षेत्र पर आपको शासन करना है। एक जैसे रामायण में आपके चर्चा सुने होंगे अश्वमेध यज्ञ की चर्चा, जो उत्तरकांड में है, रामायण के उत्तरकांड में लव कुश के द्वारा अश्वमेध यज्ञ के राम के घोड़ा को रोक लिया जाता था कि जो एक घोड़ा जो क्षेत्र से जाएगा वो क्षेत्र हमर है। जबरदस्ती वाला बात ना, जबरदस्ती लड़ाई करने वाला बात है, अश्वमेध यज्ञ करा दिया। उसके बाद राजसूय यज्ञ होता था, राजसूय यज्ञ। इस यज्ञ में क्या होता था कि पासा का खेल होता था, पासा का खेल, और विजेता कौन होता था? विजेता होता था क्या होगा? राजा होगा। दूसरा कोई मजा लायक हो जाएगा ना, तो राजा होगा। तो विजेता इसमें किसको बनाया जाता था? राजा को बनाया जाता था। तो ये पासा खेल। अब विजेता हमेशा राजा होगा, तो मतलब कि राजा को अद्भुत गुण से संपन्न बताया जाता था कि राजा के पास अद्भुत गुण है, जिसके कारण हमेशा विजेता कौन बनता है? राजा बनता है। उसके बाद वाजपेय यज्ञ, वाजपेय यज्ञ। और वाजपेय यज्ञ में क्या होता था कि रथ दौड़ होता था, रथ दौड़। और रथ दौड़ में भी विजेता कौन बनेगा? राजा बनेगा। तो ये क्या करता? सगोत्रीय बंधु जितना भी है उसमें राजा को आगे दिखाया जाता था कि राजा दौड़ के मतलब कि रथ दौड़ा रहा है, राजा एकदम तेजी से आगे निकल रहा है, जिसके कारण राजा मतलब अद्भुत गुण है। उसके बाद मतलब कि छोटा मोटा गुण नहीं है, उसको देवता मानो। तो इस बार मतलब कि राजा राजत्व को देवत्व के निकट लाके खड़ा करना इसका काम था। या आप कह सकते हैं कि राजत्व को देवत्व के निकट लाना। इस प्रकार की चर्चा यानी यह सब यज्ञ के बारे में होता था। सभा समिति विधत गण, ये सभी पर क्या होता था कि ये सभी जितना भी संस्था थी उस पे हो गया था किसका? मतलब कि प्रभाव किसका हो गया था? अधिकार जमा लिया था। कौन अधिकार जमा लिया था? तो राजा जमा लिया था, और जिसके पास मतलब कि संपत्ति ज़्यादा था, संपत्ति जिसके पास ज़्यादा होता था ना, तो संपत्ति आप क्या कह सकते हैं कि अमीरों का ना, अमीर या कुलीन वर्गों का उस पर आधिपत्य हो गया था कि सभा और समिति जो चाहेगा ना, तो ये सभी यही सब उसमें घुस गया था और यही सब काम चलाता था, राजा को ही चलाने लगा। स्त्री को सभा की सदस्यता से मतलब निकाल दिया गया। तो ये सभी उत्तर वैदिक कालीन आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव पढ़ा। अब इसको हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते हैं। आप इतना देर से इंतजार कर रहे थे, इतना आप लोगों ने खुद पढ़ा है, जो नहीं पढ़ा है उसके लिए इतना जान लिए हैं, और इतना जानने के बाद आपको क्या करना है? सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देना है। अब कैसा सब्जेक्टिव क्वेश्चन? ये कहानी याद जरूर रखना है। कौन सा कहानी? कि ऋग्वेदी के आर्य जो थे वो क्या थे? कबीलाही समूह था, और वो घुमंतु है। पहले घुमंतु है, उसके बाद धीरे धीरे जाके अस्थायी हो जाता है, और अस्थायी होने के बाद धीरे धीरे क्या कर रहा है कि अलग अलग क्षेत्रों पर शासन करते जाना, धीरे धीरे पद जमा रहा है। उस समय क्या होता था कि बहुत सारा जन की चर्चा जो आप लोग पढ़े होंगे जरूर, कि ये जो भरत जन है, अनु है, दुर्वस है, कुरु है, पुरु है ना, जो बाद में कुरु और पुरु मतलब कि कह सकते हैं कि नहीं, भरत और पुरु मिलकर कुरु राजवंश का स्थापना करता है। तो ये सारे मतलब कि बहुत सारा जो है कबीला का नाम आता है। धीरे धीरे वो क्या होता है? अस्थायी जनपद का निर्माण करता है। महाजनपद का विकास बाद में होता है। अभी तक उत्तर वैदिक काल तक जनपद में ही चलते हैं। कर प्रशासन में आप देखेंगे तो कर प्रशासन सबसे पहले बलि एक स्वैच्छिक कर था, मतलब कि आदान प्रदान कैसे किया जाता था, स्वैच्छिक कर लिया जाता था राजा के द्वारा, या आदमी स्वच्छ लिया नहीं जाता था, दिया जाता था। उसमें आप दिया जाता था कि आप राज्य का काम कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं तो मतलब कि कोई ना कोई भोजन तो देगा ना। जैसे
कोई मतलब कि टीचर पढ़ा रहा है तो उसको मतलब कि भोजन सिर्फ पहुंचा देना, उस समय भोजन ही पहुंचाया जाता था, गुरुकुल में होता था, आसपास के भिक्षा मांग के वहाँ पहुंचाया जाता है। लेकिन अब बहुत बड़ा मोटी रकम लिया जाता है शिक्षकों के द्वारा, उसके बाद पढ़ाया जाता है। तो अलग अलग है, मतलब कि उसी को टर्म को आगे बढ़ा सकते हैं ना। तो स्वैच्छिक कर था, उसके बाद कर की संख्या बढ़ गया, बलि कर आ गया, उसके बलि कर तो मतलब कि अस्थायी हो गया, भाग नमक कर की चर्चा मिलती है, उसके बाद शुल्क नमक कर की चर्चा मिलती है ना। भाग दूध नमक मतलब कि एक अधिकारी का नियुक्त किया जाता है कि आप जो है जो फसल में से क्या कर सकते हैं कि राजकीय भाग को निकालिए। उसके बाद संग्रहित्री नमक, मतलब कि उस समय के आप कह सकते हैं कोषाध्यक्ष था, जो राजा के मतलब कि जितना भी संपत्ति था उसको संभाल कर रखता था ना। वहाँ हंसाने के लिए अलग राजा रखने लगा, मतलब कि अपने लग्जरी लाइफ जीने लगा। तो ये सभी याद रखना है, और याद रखने के टर्म में आपको कुछ क्वेश्चनों का आंसर देना है। अब कुछ क्वेश्चन कैसे कैसे हो सकता है कि ये तो साफ नहीं हुआ है सही से। क्वेश्चन हो सकता है कि आप बताइए कि सीधा सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक कालीन या उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था से कैसे अलग थी, या जो ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था में ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था में किस प्रकार परिवर्तन हुआ ना, कि मतलब कि ये जो परिवर्तन हो रहा है उसके तत्वों को रेखांकित कीजिए। तो रेखांकित करने के लिए जैसे ही कह दिया कि उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन के तत्व को रेखांकित कीजिए, तो क्या करना है कि ऋग्वैदिक कालीन की चर्चा थोड़ा सा करना है कि ऋग्वेद काल में क्या हुआ था। उस समय कबीलाई समूह था और धीरे धीरे घुमंतु के रूप में आगे बढ़ रहा है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में आके ही क्या हो रहा है कि वो कबीलाई समूह जो जन के द्वारा चलता था, लोगों के समूह बनकर चलता था, वो धीरे धीरे अब अस्थायी होने लगा है। जहाँ क्या है कि ऋग्वैदिक काल में क्या हो रहा है कि जो राज्य है वो किस पे आधारित है, जनों पे आधारित है, यहाँ का क्षेत्र पे आधारित होने लगा है, क्योंकि कबीला अब अस्थायी होने लगा है। तो इसी प्रकार अंतर करते हुए चलना है ना। कर का अंतर उस समय क्या था कि कर उस समय स्वैच्छिक बलि नमक कर स्वैच्छिक था, और यहाँ धीरे धीरे कर का विकास ज़्यादा हो रहा है। कर का चर्चा हम किस लिए राजनीतिक व्यवस्था में लेते हैं, क्योंकि जब तक कर होगा ही नहीं तो राज्य चल ही नहीं सकता है ना। तो कर रहेगा तभी राज्य का संचालन किया जा सकता है। उस समय रक्त संबंध के आधार पर था, लेकिन अब अधिशेष होने के कारण क्या हो रहा है कि बहुत सारे अधिकारियों की नियुक्ति किया जा रहा है। तो अंतर लेकर चलना है ना। तो क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है कि कहेगा कि वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था की चर्चा करते हुए उसमें प्रजातांत्रिक तत्वों को रेखांकित कीजिए या निरूपित कीजिए या चर्चा कीजिए ना। तो प्रजातांत्रिक तत्वों को बताइए या दिखाइए ना। तो ये सभी ये एक क्वेश्चन हो गया। वैदिक कालीन क्वेश्चन हम बना रहे हैं। अब क्वेश्चन बनाना क्या है, कैसे है, इसको कैसे आंसर लिखना। क्वेश्चन हो गया एक, अब इसको आंसर कैसे लिखना। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था के बारे में हम जो जानते हैं, सबसे पहले ऋग्वैदिक काल की चर्चा कर लेंगे कि उस समय राजनीतिक व्यवस्था कैसा था। उसके बाद उत्तर वैदिक काल में परिवर्तन का दर्शा देना है कि कौन कौन सा ऐसा हुआ ना। दोनों काल के राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बता देना है। कैसे बताना है, सबसे पहले लिखना है कि वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था में कृषि अधिशेष ना। सबसे पहले लिखना है कि वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था को प्रायः दो भागों में बांटकर देखा जाता है। एक ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था जिसका जानकारी का स्रोत ऋग्वेद है, और दूसरा उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था जिसका ज्ञान का स्रोत ऋग्वेद के अलावा जो अन्य ब्राह्मण ग्रंथ है ना, या उस समय का जो ब्राह्मण ग्रंथ है या जो तीनों वेद हैं उस पर जानकारी का स्रोत है इसका। उसके बाद आगे क्या लिखना है कि ऋग्वैदिक काल में जन अस्थायी नहीं होने के कारण क्या दिखाई पड़ रहा है कि उस समय राजनीतिक व्यवस्था जनों पर, लोगों पर आधारित है, लेकिन धीरे धीरे उसमें परिवर्तन करते हुए धीरे धीरे वो अस्थायी होने लगा है ना। तो ये सभी तत्व की जानकारी का स्रोत हमें सिर्फ साहित्यिक स्रोत से है, इसमें पुरातात्विक स्रोत की कोई भी भूमिका नहीं मिल पाती है। इसलिए इसमें
कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा संदिग्ध स्थिति है, क्योंकि हम सिर्फ पुरातात्विक, सिर्फ साहित्यिक स्रोत से ही ये जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। थोड़ा सा भूमिका अच्छा लिखना है, ताकि भूमिका ही ज़्यादा, मतलब कि भूमिका में ही ज्ञान झोंक देना है। बाद में बहुत कम पड़ता है, लेकिन भूमिका जो आप बांध रहे हैं, भूमिका में क्या करना है कि अच्छा अच्छा चीज़ थोड़ा सा लिखना है, अच्छा अच्छा चीज़ इन्हें कोटेशन डाल देना है। जो क्वेश्चन मांग रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन जो कह रहा है उसी को भूमिका में बांध देना है। उसके बाद क्या करना है कि वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था की चर्चा करना है, कि उस समय कर प्रणाली ऐसा था, कर प्रणाली, देखो चर्चा सब चीज़ ध्यान है। राजा की स्थिति सबसे पहले देख लेना, पहले राज्य देख लेना, राज्य कैसा था, ये लिख लीजिए। कोई भी मतलब कि अगर चर्चा कर रहे हैं तो अपने राज्य कैसा था ना, राजा की स्थिति क्या थी, कर प्रणाली क्या था ना, आधिकारिक चर्चा कर देना है। सबका तनी तनी चर्चा करना है, एक ही चीज़ की चर्चा नहीं करना है। मेंस में ध्यान रखना है, अगर कोई चीज़ पूछ रहा है और लगता है कि वो चीज़ आ रहा है उसमें, तो सब चीज़ के एक ही टर्म की चर्चा कीजिएगा, तो आपको उसी अनुसार मार्क्स मिलेगा। इसलिए सभी टर्म का चर्चा थोड़ा थोड़ा सा कर देना है। अधिकारीगण कैसा था, उसके बाद संस्था के साथ दोनों एक दूसरे के साथ चर्चा कर देना है। तो ये सभी टर्म ध्यान रखना है। ये सभी आप क्या कर सकते हैं कि कॉपी में बना, कोई भी आप पढ़ रहे हैं, कोई भी मतलब कि पढ़ रहे हैं, तो ये सभी शॉर्ट नोट्स में बना कर रखना है कि कैसे करना है इसको ये सभी चीज़ें। जैसे क्वेश्चन लिखने, क्वेश्चन जैसे ही आया, क्वेश्चन के कोना में तुरंत लिख देना है कि पहले क्या क्या दर्शाना है, पहले राज्य दर्शाना है, उसके बाद राजा की स्थिति दर्शाना है, उसके बाद हमें कर प्रणाली दर्शाना है, कर प्रणाली के बाद अधिकारी की चर्चा करना है, उसके बाद संस्था की चर्चा करना है। एकदम तुरंत लिख लेना है, तुरंत क्या करना है, कोना में लिख लेना है कि ये चीज़ की चर्चा करना है हमें, और ये चीज़ करने के बाद हमें प्रजातांत्रिक तत्व के तरफ बढ़ना है। तो ये चीज़ की चर्चा करने के बाद आप प्रजातांत्रिक मानेंगे कि नहीं मानेंगे, तो लिखना है कि ये जो है कि प्रजातांत्रिक मानने के बजाय हमें इसको क्या करना है कि उस समय की जो संस्था थी वो एक प्रकार की सैन्य कबीलाई संरचना पर आधारित एक प्रकार की सैन्य लोकतंत्र थी। अब सैन्य लोकतंत्र क्यों माना जाता है, ऐसा कह सकते हैं कि उस समय की राजनीतिक व्यवस्था में सहयोग और सहमति की भाव अधिक थी, लेकिन उसको प्रजातांत्रिक करार देने से पहले थोड़ा सा विचार करना जरूरी है। अब क्या विचार करना जरूरी है कि जैसे कि सभा समिति और विधर गण जैसे संस्था है, उसका जिक्र क्या करना है, वो जिक्र करते हुए बताना है कि सभा समिति विधर तथा गण जैसी संस्था जरूर राजा के शक्तियों पर अंकुश लगाता था उस समय और राजा को मनोनीत करता था, लेकिन उसकी तुलना वर्तमान के प्रतिनिध्यात्मक जो सरकार बनती है उससे नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये जो संस्था थी, सभा समिति विधर जैसी संस्था जो थी, वो उस समय की जनजाति की अवशेष मात्र थी, जिसके कारण मतलब कि वो मजबूरी था उस समय, ये छोटे से जनसंख्या पर शासन करने के लिए मजबूरी था, इसलिए वैसा किया जाता था। लेकिन प्रजातांत्रिक जो अभी के सरकार है वो थोड़ा बहुत ज़्यादा जटिल ना, अभी जो क्या कर सकते हैं प्रशासनिक संरचना है वो बहुत ज़्यादा जटिल है। उसके बाद वो राजा की स्थिति, भले ही उस समय राजा को जनस्य गोप कहा जाता था, राजा की पहचान अपने कबीले से होती थी, लेकिन अभी के प्रजातांत्रिक स्वरूप में उसका अलग रूप देखने को मिलता है, और जैसे ही अलग रूप देखने को मिलेगा तो उसको प्रजातांत्रिक करार देना ज़्यादा उचित नहीं लगता है, और इस पर विचार किया जाना चाहिए। इसी शब्द को आगे आप थोड़ा सा जारी रखिए। थोड़ा सा अगर चर्चा करना है तो वही ऋग्वेदिक काल की चर्चा कर देना कि जनस्य गोप कहा जाता था। उसके बाद राजा को क्या कर सकते हैं कि कर प्रणाली में भी क्या है, स्वैच्छिक कर प्रणाली है, मतलब प्रजातांत्रिक क्या क्या चीज़ होना चाहिए कि विचार और सहमति का तत्व होना चाहिए, राजा का मतलब कि पहचान अपने जन से होना चाहिए। तो ये सभी प्रजातांत्रिक तत्व हैं, और उसी प्रजातांत्रिक तत्व को बताते हुए थोड़ा सा नकारात्मक लेना, पूरा नकारात्मक नहीं जाना है, क्योंकि बहुत सारे विद्वान उसको मानते हैं कि प्रजातांत्रिक उस समय रहा होगा। लेकिन जैसे लिच्छवी गणराज्य के बारे में आप पढ़ेंगे तो लिच्छवी गणराज्य को कहा जाता है कि कुछ विद्वान मानता है कि वो हमारा पहला लोकतंत्र था, लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि वो लोकतंत्र था नहीं, वो क्या था, वो भी कुलीन तंत्र ही था, और कुछ उसी कुलीन में से बहुत सारा जो कुलीन था उसी में से एक कुलीन शासन करता था, उसमें जन सामान्य की भागीदारी नहीं हुआ करती थी। तो ये क्या है कि लिच्छवी गणराज्य का भी आप चर्चा कर सकते हैं इसके बीच में कि वो कैसा, जैसे लिच्छवी गणराज्य जो है बाद का है, वो मतलब महाजनपद काल के, मतलब कि आप कह सकते हैं कि वो बीच का काल है, आप ऋग्वेद वैदिक काल में उसको नहीं डालना है। तो ये प्रजातांत्रिक तत्व तो उसमें दिखाई नहीं पड़ता। ये तो एक क्वेश्चन हो गया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है, एक तो हो गया कि परिवर्तन के तत्व को रेखांकित कीजिए आधुनिक काल से। ये प्रजातांत्रिक तत्व मतलब क्या है कि हम क्या करें, वैदिक काल की तुलना हम आधुनिक काल के प्रजातंत्र से कर देंगे, यानी आधुनिक काल के
कि प्रजातांत्रिक मतलब कि लोकतंत्र से ही कर देंगे, कि लोकतंत्र क्यों इतना जटिल है। उसके बाद उस समय की ना, उस समय थोड़ा क्या है कि संस्था है, आसानी से है कि जिस गांव में रह रहे हैं उसका मुखिया बनना, उसके बाद पूरा देश संभालना, बहुत सारा जनसंख्या है। उस समय जनसंख्या कम थी, इसलिए सहयोग एवं सहमति की भूमिका ज़्यादा थी। अभी जनसंख्या ज़्यादा है, तो एक प्रकार का आप कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला बात हो जाती है ना। थोड़ा लिख देना कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र की भूमिका थोड़ा दिखाई पड़ता है उसमें। तो ये सभी थोड़ा सा मतलब कि एक ही तरफ नहीं भागना है, ध्यान रखना है मेंस राइटिंग में कि अगर हम उसके सकारात्मक तत्व भी पूछा, सकारात्मक तत्व भी किसी का पूछा, कहेगा कि वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था के सकारात्मक तत्व को दिखाइए, तो सकारात्मक तत्व को दिखाकर 5 लाइन जरूर नकारात्मक तत्व को दिखाना है कि क्या क्या उसमें मतलब कि सीमाएं क्या क्या थी, क्या क्या उसमें नागरिकता बताना है कि कह ठीक है हम प्रजातांत्रिक कह देंगे, लेकिन क्या है कि उसमें आदमी कम था ना, रक्त संबंध के आधार पर था, कर प्रणाली का विकास नहीं हुआ था, इसलिए सहयोग मतलब कि कृषि अधिशेष होगा नहीं तो समाज का स्तरीकरण शुरू नहीं होगा, समाज में विभेदीकरण होगा नहीं, और समाज में विभेदीकरण नहीं होगा तो आसानी की बात है कि सहयोग एवं सहमति की भूमिका जरूर रहेगी। तो ये वैदिककालीन राजनीतिक व्यवस्था। उसके बाद क्या क्या हो सकता है क्वेश्चन, और क्या क्या हो सकता है, थोड़ा हम बुक देख लेते हैं क्वेश्चन कुछ। चलिए एक क्वेश्चन है कि वैदिक काल में राजतंत्र के विकास की चर्चा करें। अब राजतंत्र का विकास कैसे हुआ था? राजतंत्र, अब जानते हैं कि राजतंत्र का विकास वैदिक काल से ही माना जाता है, धीरे धीरे राजा की प्रवृत्ति यहीं से शुरू होती है। तो सबसे पहले हम कहाँ से शुरू करेंगे कि कबीलाई समूह था न, सहयोग एवं सहमति की भूमिका अधिक थी, सभा समिति विद्वत तथा गण जैसी संस्थाएं राजा के निर्वाचन करने में भूमिका अदा करती थी। लेकिन भूमिका अदा करने के साथ साथ ही क्या होता था कि धीरे धीरे क्या हुआ कि यही जो मतलब कि पद है धीरे धीरे वंशानुगत की तरफ बढ़ने लगा। वंशानुगत होने के कारण था कि सभा एवं समिति पर कृषि अधिशेष होने के कारण सभा समिति विद्वत तथा गण जैसे संस्थाओं पर क्या हुआ कि कुलीन वर्गों का अधिकार हो गया, राजाओं का अधिकार हो गया, और जैसे ही अधिकार हो गया तो धीरे धीरे ये क्या हुआ कि ये राजा का जो पद था वो धीरे धीरे वंशानुगत की तरफ बढ़ने लगा, और उत्तर वैदिक काल तक आते आते ये वंशानुगत हो गया, वंशानुगत हो गया। उसके बाद क्या हो रहा है कि कर प्रशासन भी धीरे धीरे मजबूत होती जा रही है। और ये जो मतलब कि राजतंत्र का, तो राज का भी चर्चा करना है। राज उस समय जन पे आधारित हुआ करता था, क्योंकि कबीला एक जगह अस्थाई नहीं हो रहा है, और जैसे ही अस्थाई नहीं हो रहा है तो मतलब कि ये राज क्षेत्र पर आधारित नहीं होकर जन पर आधारित था, और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए राज क्या हो रहा है, क्षेत्र पर आधारित हो रहा है। क्योंकि जन की चर्चा, यहाँ जन की चर्चा मिलती है ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में आके जनपद की चर्चा मिलने लगती है, और जैसे ही जनपद की चर्चा मिलने लगती है तो ऐसा माना जा, विद्वानों का ऐसा मानना है कि धीरे धीरे लोग अस्थायी जीवन जीना शुरू कर देते थे। उसके बाद अगर थोड़ा अर्थव्यवस्था का भी चर्चा अगर आपको मालूम है, थोड़ा सा किए हैं कि आर्य आके दोआब क्षेत्र में बस गए, जिसके कारण कृषि अधिशेष बचा। ये सभी आपको वर्ड जो बढ़ाना है, मतलब कि राजनीतिक व्यवस्था में कैसे अर्थव्यवस्था थोड़ा बढ़ाना है, तो थोड़ा भौगोलिक ज्ञान को छोड़ना ही नहीं, भौगोलिक ज्ञान। उसके बाद जो हम साक्ष्य के बारे में बात किए थे कि हम किसकी कौन कौन से साक्ष्य की हम चर्चा करेंगे, तो हम साक्ष्य जरूर लिख देंगे कि इसके साक्ष्य का जो है हम कहाँ से साक्ष्य ले रहे हैं, सिर्फ साहित्यिक स्रोत से साक्ष्य ले रहे हैं, पुरातात्विक स्रोत इसकी जानकारी नहीं दे रहा है हमें। तो इसी प्रकार यानी कौन कौन चीज़ है, राज को बढ़ते हुए क्रम में दिखा देना है, उसके बाद राजा को बढ़ते हुए क्रम में दिखा देना है, कर को बढ़ते हुए क्रम में दिखा देना है ना। राजतंत्र में क्या चाहिए, किसी भी राजा, और राजा को विशेष रूप से दिखाना है। इसका चर्चा करते हुए राजा के विशेष मतलब कि राजा जो है उसको विशेष थोड़ा चर्चा करते हुए हम आगे बताएंगे, राज और राजा को विशेष चर्चा करते हुए आगे बढ़ाएंगे, और दिखाना है कि महाजनपद काल में जाकर ये क्या हुआ, ये प्रक्रिया जाके पूरा हुआ। और राजा में ये भी दिखाना नहीं भूलिएगा कौन कौन चीज़, ये यज्ञ के बारे में, कौन कौन यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ और राजसूय यज्ञ, इसका चर्चा जरूर करना। यही सब वर्ड आपको बढ़ाएगा कि राजा को उस समय क्या क्या था। उत्तर वैदिक काल में आने के बाद क्या हुआ कि राजा अश्वमेध यज्ञ करने लगा है,
राजसूय करने लगे, यानी राजत्व को देवत्व के निकट लाया गया है। तो ये सभी चर्चा करेंगे, तब क्या होगा, राजतंत्र की प्रक्रिया पूरा होगा। हम तो ऐसे मतलब कि आप कह सकते हैं उतना टाइम ही नहीं है कि हम आपको क्या करें कि एक लाइन से आपको लिखा भी देते, हम लिखा देते यही कि मतलब कि राज्य को चर्चा हम करते हुए क्या करेंगे, राज्य की पहले चर्चा करेंगे, उसके बाद राजा की पूरा चर्चा करेंगे और साथ में कर को समाहित करते हुए चलेंगे। राजा की वही चर्चा कि पहले जो था वंशानुगत नहीं था, निर्वाचन होता था, धीरे धीरे वंशानुगत की तरफ बढ़ रहा है और वंशानुगत बढ़ने के कारण था कृषि अधिशेष सभा समिति विधत्व ऐसे गण पर क्या था, कुलीन वर्गों और राजाओं का शासन। आप लोग जो पढ़े हैं वही शब्द लिखना है इसमें भी, लेकिन वही शब्द को क्या करना है कि खोजना है कि कैसे उसमें राजतंत्र का विकास हो रहा है, मतलब कि राजा का प्रभुत्व में कैसे व्यक्त हो रहा है। जैसे हो गया कि एकराट और सर्वभूमिपति जैसे उपाधि राजा को मिलने लगता है, धीरे धीरे छोटे छोटे जनों का लोप होने लगता है। तो ये सभी चर्चा राजतंत्र में आप दर्शा सकते हैं ना। तो यही सभी आप वर्ड में जब लिखिएगा तो धीरे धीरे वर्ड की संख्या आपको बढ़ेगा। और जो भी मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो 1 महीना मतलब कि कोई भी अभी से कर रहे हैं, आगे वाले भी करना चाहते हैं तो लिखने की आदत डालिए। और जिसका 29 तारीख का जिन लोगों का परीक्षा है वो तो कहते हैं भैया कि आप अभी से इतना लिखिए कि मतलब कह सकते हैं कि 6-7 घंटा से कम मत लिखिए पर डे अभी लिखिए, जिसको 29 तारीख का परीक्षा है। और 3 घंटा तो मिनिमम हम कह सकते हैं कि जो 68वीं की तैयारी कर रही है, आगे कोई भी PCS या UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो लिखना ज़रूरी है। और जितना लिखिएगा उतना आपके लिए अच्छा होगा। जो अभी देना 29 तारीख को जिसको देना है तो वो तो 6-7 घंटा ज़रूर लिखिए, बराबर एकदम फास्ट चलाइए। जितना फास्ट चलाइएगा और जितना अच्छा राइटिंग रहेगा उतना मतलब कि नंबर बढ़ने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यही है मतलब कि आपने जो ऑब्जेक्टिव पढ़ा है उसी को सब्जेक्टिव टर्म में बदलेंगे और तेज़ी से आप बदलिएगा। हम भी तेज़ी से क्लास कराएंगे, आप लोग भी तेज़ी से आपका क्वेश्चन है। हमारा आशा है कि आप लोग ये क्वेश्चन के आंसर लिखने में मन में लिख के छोड़ नहीं देना है। अभी आप जाइए, कॉपी कलम उठाइए और इस दोनों क्वेश्चन की चर्चा, आप इस दोनों क्वेश्चन को लिखिए। एक और क्वेश्चन हम लिख देते हैं, कौन सा क्वेश्चन कि उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक परिवर्तन के तत्वों को रेखांकित कीजिए। उत्तर वैदिक काल का ही अधिकतर इसमें चर्चा करना है ना, और थोड़ा सा ऋग्वैदिक काल कर लेकर उत्तर वैदिक काल की चर्चा कर देना है। और घुमा के क्वेश्चन पूछने की बात कर सकते हैं। तो जैसे पूछ देगा कि अभी तो हम वैदिक काल ही हैं, जैसे पूछ देगा सिंधु घाटी सभ्यता के राजनीतिक व्यवस्था से, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था उसमें ज़्यादा मिला नहीं है ना। तो एक तो सबसे पहले शुरू करना है कि अगर पूछ दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था या पूछ देगा कि ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था, ऋग्वैदिक एक ही टर्म नहीं ले, वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था सिंधु को घाटी की राजनीतिक व्यवस्था से कैसे अलग थी। तो शुरू ऊपर से कि कोई भी मतलब हम सभ्यता की, प्राचीन कालीन सभ्यता की जानकारी का स्रोत के रूप में हम पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत के ऊपर निर्भर है। जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता हमें सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य के द्वारा जानकारी उनका मिल पाता है, वही ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था का ज्ञान का स्रोत क्या है, सिर्फ साहित्य है। ऋग्वैदिक हमें बार बार ऋग्वैदिक आ रहा है तो वैदिक काली उसमें लिख देना है, ऋग्वैदिक नहीं लिखना है। ऋग्वैदिक एक टर्म हो गया, आप लोग जानते हैं कि एक टर्म हो गया, उसके बाद उत्तर वैदिक आता है। तो वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था के ज्ञान का स्रोत, जानकारी का स्रोत क्या है, साहित्यिक स्रोत है। लेकिन दोनों में क्या है कि जहाँ पुरातत्व राजनीतिक व्यवस्था का सही से जानकारी दे नहीं पाता है, वही साहित्यिक स्रोत जो है राजनीतिक व्यवस्था का ज्ञान देता है। लेकिन उसमें भी थोड़ा सा मतलब कि कह सकते हैं कि विश्वासता की कमी उसमें दिखाई पड़ती है, क्योंकि पुरातत्व से उसको मैच नहीं करा पाए हैं अभी तक। बहुत कम पुरातत्व से मिल पाता है। तो ये भूमिका सबसे पहले बनाना है कि इसके जानकारी का स्रोत ये है, इसके जानकारी का स्रोत ये है, इसमें जानकारी ज़्यादा मिलता है ना। वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी साहित्यिक स्रोत होने के कारण ज़्यादा मिल पाती है। सिंधु घाटी कालीन जो सभ्यता है उसकी राजनीतिक स्रोत अभी नहीं मिल पाता है ना। तो उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता में क्या क्या राजनीतिक तत्व मिल रहा है कि सबसे पहले तो सही से मिल नहीं रहा है कि किसका शासन था उस समय, पुरोहित का शासन था कि व्यापारियों का शासन था, ये सही से मिल नहीं पा रहा है। और उसके बाद इसमें बता देना है कि राजनीतिक व्यवस्था का सही से जानकारी है नहीं, थोड़ा सा भी जो जानकारी आपको राजनीतिक व्यवस्था में मिल रहा है कि पुरोहित का शासन होगा, या यही लिख देना है। किसी एक के पक्ष में जाना ही नहीं कि पुरोहित का शासन होता होगा। पुरोहित का शासन
होता होगा तो कैसे माना जाएगा, क्योंकि उसमें धार्मिक कुछ चिन्ह दिखा देना है कि बताना है कि उसमें मातृ देवी की पूजा हो रही है, पशुपति शिव की पूजा हो रही है, एक श्रृंगी वाले बैल की मतलब पशु की पूजा हो रही है, तो इसके आधार पर ऐसा कहा जा सकता है कि पुरोहित उसका शासन वर्ग हुआ। लेकिन जो उसकी नगरीय पद्धति है उसके आधार पर ऐसा कहा जा सकता है कि इसका जो मतलब शासक होगा शायद व्यापारी वर्ग का लोग होंगे। उसके बाद ये भी दर्शाना है, अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया क्योंकि साहित्यिक स्रोत मिला नहीं है। उसके बाद लिख देना कि लिपि अभी तक नहीं पढ़ी जा चुकी है, इसलिए उसकी मतलब कि सही से जानकारी नहीं हो पाई है। ऐसा जो भी हो, लेकिन उसके शासक मतलब कि ऐसा था कि जो सिर्फ क्या था कि सौंदर्य पर ध्यान नहीं देकर किस पे ध्यान दिया था, उपयोगिता पर बल देकर नगरों का निर्माण करवाया था। उसके बाद वैदिक काल के राजनीतिक व्यवस्था की चर्चा कर देना है। तो यही है, शब्द आपने जो पढ़ा है वही शब्द है, सिर्फ आपने सब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा दिक्कत होने वाला है, जिसको हम आसानी से दूर कर सकते हैं। क्लास लंबा नहीं लेकर जाएंगे क्योंकि आप लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि छोटे से क्लास में आपको ज़्यादा दें, लेकिन छोटे से क्लास इतना भी छोटा नहीं होना चाहिए कि सही से मतलब जानकारी इकट्ठा नहीं हो पाए। तो ये आज वैदिककालीन राजनीतिक व्यवस्था हो गया। हम जल्दी वीडियो डालने की कोशिश करेंगे, साथ में हमें ड्यूटी भी करना होता है तो थोड़ा सा उसके बाद मानवीय एक स्वभाव है, आलसपन ज़्यादा रहता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आप लोग को जो मांग है उसको पूरा किया जाए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।